हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का फाइनल लेक्चर पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, फीमेल मेल में सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। बट नाउ अब मेजर पार्ट आता है फीमेल का। स्पर्म तो भाई पहुंच गया किसी भी तरीके से फीमेल की बॉडी के अंदर, लेकिन बेटा अभी ये स्पर्म जब ओवम के साथ फर्टिलाइज हो गया और अब ये जाइगोट बनेगा, बच्चा बनेगा, बेबी बाहर भी आएगा इस पूरी दुनिया से, इस पूरी गंदी दुनिया को देखेगा एक नादान प्यारा सा बच्चा, और यहाँ पे मदर लैक्टेशन भी करेंगी। इस सारे टॉपिक्स को हम आज की क्लास में करने वाले हैं। सो विद दिस थिंग बेटा, मैं शिवांगी शर्मा आज आपके लिए एक और नया लेक्चर लेकर के आई हूँ और यहाँ पे हमारे खत्म होता है ये चैप्टर भी कंप्लीट। जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं प्लीज़ बेटा जा करके देख लो। बहुत तुम लोग बोल रहे थे कि मैम 12th दे दो, 11th दे दो वगैरह वगैरह, लेकिन बेटा अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर लो। जितना पढ़ाया है उसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना, आपकी तैयारी पक्की होगी, ये मेरी गारंटी है। चलिए अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं द फाइनल लेक्चर। सो यहाँ पे आज की क्लास में हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल हम कर चुके हैं, हमें फर्टिलाइजेशन पढ़ना है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एम्ब्रियो कैसे बनेगा, एम्ब्रियो प्रॉपर फीटस कैसे बनेगा, छोटा बेबी कैसे बनेगा, फिर बच्चे की डिलीवरी कैसे होगी जिसको पार्चुरेशन कहते हैं, और इस बच्चे का नर्चर कैसे होगा, यानी मदर इसको मिल्क कैसे प्रोवाइड करेंगी, वो हम लैक्टेशन में पढ़ेंगे। सो चलिए बेटा शुरू करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फर्टिलाइजेशन, नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फर्टिलाइजेशन। एक सिंपल सी चीज हमने यहाँ पे जानी है बेटा, फर्टिलाइजेशन तभी कहलाता है जब गैमीट्स का फ्यूजन हो, यानी फर्टिलाइजेशन का मतलब यही है गैमीट्स का फ्यूजन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी कहलाती है जब फर्टिलाइजेशन हो। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगी ही नहीं। यहाँ पे जो हम गैमीट्स का फ्यूजन करवाने वाले हैं वो हमारे फीमेल और मेल ह्यूमन के गैमीट्स हैं। तो फर्टिलाइजेशन बेटा दिस इज नथिंग बट फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, और इसी को हम सिनगैमी भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे पास यहाँ पे दो गैमीट है, एक फीमेल गैमीट है, एक मेरे पास मेल गैमीट है। सो अगर मैं यहाँ पे बोलूं ओवम, दिस इज द फीमेल गैमीट, और अगर मैं यहाँ पे बात करूं स्पर्म की, इट इज द मेल गैमीट। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte निकलता है और जब स्पर्म उसके पास आता है तभी वो ओवम बनता है। एक्चुअली उसकी सेकेंड मियोसिस कंप्लीट होती है, ठीक है, बट ये आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे सेकेंडरी oocyte नहीं लिख रही, ओवम लिख रही हूँ, जस्ट आपको इजी समझने के लिए। अब ये दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होती है बेटा। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इन दोनों को आपस में अट्रैक्ट करती हैं? क्यों सारे स्पर्म दौड़े चले जाते हैं आपके ओवम के पास? देयर इज वन थिंग, एक चीज़ जो यहाँ पे कॉमन है। अब ये वो वाले ऐड की तरह नहीं है कि ऐसे एक्स का परफ्यूम लगा दिया और लड़कियाँ खिंची चली आई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि यहाँ पे उल्टा है, लड़कों के स्पर्म्स खींचे चले आते हैं एक ओवम के पीछे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे बेटा ऐसा क्या होता है, इनके पास ऐसा सब्सटेंस होता है, केमिकल होता है जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजिन, और इसके पास बेटा ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं एंटी फर्टिलाइजिन। एंटी फर्टिलाइजिन, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इन दोनों में वो अट्रैक्शन होता है और फाइनली यहाँ पे फिर फ्यूजन होगा। अब एक बात बताओ बेटा, हमने पढ़ लिया मियोसिस, हमें पता है कि इस ओवम के पास 23 क्रोमोसोम होते हैं, इस स्पर्म के पास भी 23 क्रोमोसोम होते हैं बेटा, और जो हमें इंसान बनाना है वो 50% मदर से और 50% फादर से ही तो बनाना है। जो जाइगोट बनेगा, जो सेल बनेगा, उसके पास भी तो 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए। सो यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओनली वन स्पर्म फ्यूजेस विद द एग या फ्यूजेस विद द ओवम। बेटा केवल एक ही स्पर्म को मौका मिलता है ओवम के साथ फ्यूज करने का, ऑब्वियसली, क्योंकि हमें 23 + 23 करके 46 बनाना है, हमें एक ही जाइगोट बनाना है।
46 क्रोमोसोम का। तो भले ही आप यहाँ पे देख रहे हो कि भाई इसके पास बहुत सारे स्पर्म आ रहे हैं, बट लुक एट हियर, केवल एक ही स्पर्म इसके साथ फ्यूज करेगा। यहाँ पे भी बेटा ये इसके पास आया, ये यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन ये यहाँ तक पहुँच गया, तो अब इसके बाद कोई दूसरा स्पर्म यहाँ पे नहीं आएगा, केवल एक ही स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज करता है। ना ये फ्यूजन होती कहाँ है? तो अगर आपको याद हो, हमने क्या पढ़ा था कि फीमेल के एम्प्यूला में होती है। एम्प्यूला इज अ पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो हमने बेटा कैसे देखा था? यहाँ पे डायग्राम देखिए ध्यान से, इस तरीके से ये फैलोपियन ट्यूब थी बच्चे। ठीक है, तो यहां से स्पर्म आया होगा, स्पर्म यहां से आया, आता आता ये यहाँ पे पहुंचा। अब ये दोनों तरफ जाते हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे स्पर्म्स दोनों तरफ एंट्री करते हैं। अब जहाँ पे ओवम होगा, तो मान लो यहाँ पे ओवम है बेटा, तो यहाँ पे इस एम्पुलर रीजन में इन दोनों की फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। अब जब मैं यहाँ पे कहती हूँ इन दोनों की फर्टिलाइजेशन हो जाएगी बेटा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? आपका जाइगोट बनेगा। सो यहाँ पे इन दोनों की फर्टिलाइजेशन से जाइगोट प्रोड्यूस होगा, जो अप डिप्लॉयड होगा, जिनके पास 46 क्रोमोसोम होंगे। देयर आर टू थिंग्स विच यू विल सी हियर, एक जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी और एक जिसको हम कहते हैं कैरियोगैमी। ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला। जब मैंने यहाँ पे कहा फ्यूजन, तो यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं बेटा। एक यहाँ पे होती है प्लाज्मोगैमी और दूसरे बच्चे यहाँ पे होती है कैरियोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब है कि दोनों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज कर रहा है, और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यहाँ पे एक्चुअली दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज करता है। दोनों के प्रोटोप्लाज्म ही तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब तक दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होगा, तब तक फर्टिलाइजेशन मानी नहीं जाएगी। सो अल्टीमेटली यहाँ पे इन दोनों का फ्यूजन होगा, आपका इस तरीके से जाइगोट बनेगा एक्चुअली, विच इज द फर्टिलाइज एग, और उसके अंदर अब डिप्लॉयड न्यूक्लियस हो गया होगा। व्हाट बेसिकली एंटर्स, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि जब मैं यहाँ पे स्पर्म की बात करती हूँ, सो ओनली द हेड ऑफ द स्पर्म एंटर द ओवम। ओवम के अंदर बेटा केवल स्पर्म का हेड ही एंटर करता है और कुछ भी एंटर नहीं करता। अब ये सारी चीजें कैसे हुई? यहाँ पे तो मैंने बड़ा सिंपल लिख दिया कि भाई दोनों गैमीट्स आए, दोनों का फ्यूजन हुआ, जाइगोट बन गया, बट ये इतना आसान नहीं होता। ये सारा प्रोसेस कैसा हुआ है, अब इसको यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले द अराइवल ऑफ स्पर्मेटोजोआ। नाउ द फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये स्पर्म्स बॉडी के अंदर आएंगे कैसे। सो देखिए बेटा, होता क्या है, फीमेल की वजाइना से आएगा, तो यहाँ पे जो आपके स्पर्म होंगे, ये कैसे कैसे एंटर करेंगे? सबसे पहले वजाइना के पास जाएंगे, वजाइना से बेटा ये सर्विक्स में जाएगा, सर्विक्स के बेटा उसके बाद ये यूटेरस में जाएगा, यूटेरस से बच्चे ये फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, फैलोपियन ट्यूब की इस्थमस रीजन में पहुंचेगा, एंड फाइनली बच्चे फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में पहुंचेगा। यहीं पे एम्पुला में वेट कर रहा है ओवम। तो ये यहाँ पे वेट कर रहा है, स्पर्म यहाँ पे आएगा और इससे यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा। अब यहाँ पे कोई एक स्पर्म नहीं आता या कोई 10-12 स्पर्म नहीं आते। पीनस से जब इजैक्यूलेशन होती है, यानी जब वो सीमन बाहर आता है, उस सीमन के अंदर एक इजैक्यूलेशन में 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। Isn't that very huge number? क्या बोला मैंने आपको कि एक इजैक्यूलेशन के अंदर, एक इजैक्यूलेशन में there are 300 मिलियन स्पर्म्स। एक इजैक्यूलेशन में 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं बच्चे, और इन 300 मिलियन स्पर्म में से केवल एक स्पर्म ऐसा होता है जो कि फ्यूज कर पाता है आपका ओवम के साथ। नाउ द पॉइंट इज, बाकी सारे स्पर्म्स का क्या हुआ?
अब सबसे पहले देखिए बेटा, बहुत सारे स्पर्म्स आपके पहले ही खो जाते हैं। सो अ लॉट ऑफ स्पर्म्स दे डाई वजाइना एंड सर्विक्स तक, ये आगे फर्दर पहुंच ही नहीं पाते। बहुत सारे स्पर्म्स यहीं पे खत्म हो जाते हैं, बहुत सारे स्पर्म्स जो आगे भी चले जाते हैं। मेनी डाई फर्दर, बहुत सारे आगे भी मर जाते हैं। ये बेटा कैसे मरते हैं? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो आपके ल्यूकोसाइट्स होते हैं, यानी जो WBCs होंगे बेटा, ये ल्यूकोसाइट फैगोसाइटोसिस कर देती है ऑफ स्पर्म। क्या बोला मैंने? 300 मिलियन स्पर्म आए हैं बेटा फीमेल बॉडी के अंदर, लेकिन एक ही को मौका मिलता है आपके ओवम के पास पहुंचने का। तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि सारे कोई रास्ता भूल गए, कोई रास्ता पता था, नहीं, बहुत सारे ओवम तक भी पहुंचे हैं। अब जो बच जाएंगे वो भी मर जाएंगे, रास्ते में भी बहुत सारे अटक जाते हैं, ऊपर तक ही नहीं पहुंच जाते, और जो पहुंच भी जाते हैं बेटा, ये सारे आपके फैगोसाइटोसिस कर देते हैं ल्यूकोसाइट्स। कुछ बेटा वजाइना की जो सिक्रीशंस होती हैं, तो ह्यूमन जो मेल होता है उसका जो सीमेन होता है वो बेसिक नेचर का होता है, और फीमेल के अंदर एसिडिक मीडियम होता है, तो कुछ वैसे भी मर जाता है। अब ये स्पर्म यहाँ पे चलते चलते मूव करते करते यहाँ तक कैसे आया? नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो हमें पता है बेटा, स्पर्म के पास होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे, और ये बेटा ATP को प्रोवाइड करते हैं, जिससे इनको एनर्जी मिलती है टू मूव। यस और नो? उसके अलावा ये वजाइना, ये सर्विक्स, ये यूट्रस, ये भी बेटा कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन फॉर हेल्पिंग स्पर्म टू मूव, या बोल सकते हैं दे ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट एंड हेल्प्स स्पर्म टू मूव। तो स्पर्म दो कारण से मूव हो रहा है, एक तो उसकी खुद की एनर्जी, उसके पास पूंछ है भाई, लंबी सी टेल है, ATP बन रहा है उसकी बॉडी में खूब सारा, और दूसरा बेटा ये सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट्स भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ऐसे स्पर्म्स को ऊपर ऊपर पहुंचाते हैं। चलिए ना, अब यहाँ पे कुछ बच्चों का एक डाउट होता है जो मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को। बच्चे बोलते हैं कि मैम अगर एक ही स्पर्म जाकर के फ्यूज़ करता है ओवम के साथ तो ट्विन्स कैसे बनते हैं, एक ज़ाइगोट से दो कैसे बनते हैं, दो बच्चे कैसे आए? या बेटा कुछ ट्विन्स ऐसे होते हैं जो सेम लगते हैं, जुड़वा लगते हैं, ठीक है, जैसे बोले तो जुड़वा मूवी वाला जो तुम्हारा सलमान खान है, ठीक है, तो सलमान खान जो होते हैं वो दोनों एक जैसे लगते हैं, जुड़वा मूवी वाले। या बेटा जैसे कि अब मान लो कोई दूसरे आपके हो, कोई जैसे अपनी गली में एक लव कुश रहते थे, तो बेटा वो दो अभी तो नहीं रहते, बड़े हो गए, पता नहीं किधर हैं, और वो दोनों बच्चे वहाँ पे नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं। सो देयर आर सम आइडेंटिकल ट्विन जिसकी शक्लें बिल्कुल हूबहू होती हैं, एंड देयर आर नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स जो एक दूसरे से अलग भी दिखते हैं। दोनों ही केस में क्या होता है देखेंगे बेटा। सो एक कंडीशन होती है आइडेंटिकल ट्विन्स की, जुड़वा जो एक जैसे लगते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ओवम के साथ आपका एक स्पर्म फ्यूज हुआ, उसके बाद बेटा ये जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा इनटू 2, और ये दो अपना अपना न्यू इंडिविजुअल की तरह ग्रो करेंगे, दो एम्ब्रियो डेवलप होंगे, दोनों का प्लासेंटा बनेगा। चलिए बेटा, दूसरा होता है नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स। इस केस में क्या हुआ, कभी कभी अगर ऐसा हुआ कि दो ओवम आ गए तो स्पर्म्स की कोई कमी थोड़ी है, स्पर्म तो बेटा बहुत सारे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे आपके दो सेपरेट जाइगोट मिलेंगे, यानी आपको दो ही एम्ब्रियो मिलेंगे, दो ही इंडिविजुअल मिलेंगे। और ये दोनों क्योंकि दोनों अलग अलग एग से बन रहे हैं, तो बेटा ऑब्वियसली बात है ये अलग ही होंगे। मियोसिस के वक्त भी रिकॉम्बिनेशन होता है, दो एग्जैक्टली सेम 100% सेम जीन तो दोनों स्पर्म में नहीं हो सकते।
सेम बेटा ये दोनों आपके एग में भी नहीं हो सकते, तो इसीलिए यहाँ पे आपके 2 एग से बनता है 2 जाइगोट, और अगर एक ही जाइगोट 2 में टूट गया और बेटा 2 अलग अलग एम्ब्रियो बन गए तो यहाँ पे ये आपके आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं। So this was कि how sperms enters the female body, what happens to them, आखिरकार इनके साथ आगे जा कर के क्या होता है वगैरह वगैरह। Now इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार। अब दूसरी चीज आती है बेटा अराइवल ऑफ ओवम। अब क्या हुआ, अब ओवम आया, कैसे आया, अब ये सारी चीजें देखनी है। सो ओवम बेटा कैसे आया होगा, अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि ये जो लेट्स सपोज मैं एक ही बना रही हूँ फैलोपियन ट्यूब एक ही साइड की, कि यहाँ पे ये आपका यहाँ से निकला, तो बेटा ये जो फिमरी होते हैं ये इसको ऐसे कैच करती है, तो ये जब यहाँ से निकला तो ये इधर आया, उसके बाद ये मूव करता करता इधर आया होगा बेटा धीरे धीरे। तो ये कैसे आया होगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट वी नो दैट जो ग्राफियन फॉलिकल है ये अब हम पढ़ चुके हैं, ये रिलीज करता है सेकेंडरी oocyte, यस और नो। जो ग्राफियन फॉलिकल है ये सेकेंडरी oocyte को रिलीज करता है, और ये हम पढ़ चुके हैं ये कब होता है, मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है। ये 10 से 17 दिन 10th to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये इस टाइम पे कभी भी हो सकता है। ये वाली पार्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के इस टाइम पे कभी भी हो सकता है, ठीक है, इसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। अब जब ये बेटा यहां से रिलीज होगा तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, फिमरी इसको कैच करता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे बेटा जो इस तरीके के कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम होते हैं, यस और नो। भाई आपका ओवम तो मोटाइल नहीं है, वो तो खुद से मूव नहीं कर सकता, तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे जो फैलोपियन ट्यूब की जो लाइनिंग होती है ये सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम से बनी होती है। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया था। ये बेटा इसको ऐसा मूव कर करके आगे भेजते हैं। और क्या होता है, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ये बेटा इसको फाइनली एम्पुला रीजन तक पहुंचाते हैं। अब ये आपका एम्पुला रीजन में आ गया। सो इस एम्पुला रीजन में अभी आपका वेट कर रहा है, दिस इज द सेकेंडरी oocyte, ये यहाँ पे इसका वेट करेगा। अब ये ऑब्वियसली कुछ समय तक ही रहेगा। अगर बेटा स्पर्म अगले दिन उसके अगले दिन तक नहीं आता है तब तो हो गई कहानी, 24 घंटे तक बेटा इसका वेट कर देना है। अब अगर किसी किसी किताबों में 48 आवर्स लिखा होता है, किसी किताबों में 24 आवर्स लिखा होता है, आप एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो ये बेटा अगर स्पर्म इसके पहले आता है या इसके बाद आता है तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, लेकिन स्पर्म अगर सही समय पे आ गया तो यहाँ पे इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। सो हमने क्या देखा, हाउ डज द स्पर्म कम्स एंड हाउ डज द ओवम कम्स। ओवम भी आ गया, स्पर्म भी आ गया। अब यहाँ पे कहानी होगी शुरू इनकी फर्टिलाइजेशन की। नाउ व्हाट विल हैपन, हाउ दीज ऑल विल फर्टिलाइज्ड। नाउ लिसन बेटा, सबसे पहला स्टेप है स्पर्म क्या तैयारी करेगा। अब जब दुल्हन बैठ करके वेट कर रही है और दूल्हा राजा वहाँ पे आएगा तो कुछ तो तैयारी करके लाएगा, तो ये बेटा थोड़ा नहा धो करके तो आएगा कि नहीं। तो इसी तरीके से यहाँ पे स्पर्म्स की भी थोड़ी सी सफाई होती है। भाई ऑब्वियसली मीटिंग करने जा रहा है, अपने ओवम से मिलने जा रहा है, तो ये स्पर्म बेटा थोड़ा तो नहाए धोएगा, थोड़ा तो अपने आप को रेडी करेगा। सो यहाँ पे क्या होता है, वी ऑल नो कि जब मेल रिप्रोडक्टिव से सीमन आता है, उस सीमन के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड की चीजें होती हैं, सेमाइनल वेसिकल की चीजें होती हैं, और ये सारी ना आपके स्पर्म को ढकी होती है। सो यहाँ पे बेटा कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म का मतलब होता है एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, हमको स्पर्म का जो एक्रोजोम है, वी नो स्पर्म के ऊपर एक टोपी थी और उसी से वो ओवम के अंदर फ्यूज होता है, ओवम की वॉल्स को तोड़ता है। सो बेटा यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये अपना ओवम है,
इसकी वॉल्स को यहाँ पे तोड़ना है, तो ऑब्वियसली उस एक्रोसोम में ही वो सारे एंजाइम्स हैं जो उन वॉल्स को तोड़ेगा, तो उस एक्रोसोम को तो बिल्कुल एक्सपोज होना होगा। सो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली एक्सपोजर ऑफ एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। अब ये कैसा होता है आपके, तो ये कैसे होगा, यहां से रिमूवल करनी होगी एनी जो डिपॉजिशन है, जो भी बेटा डिपॉजिट हो रखा है, रिमूवल ऑफ डिपॉजिशन जो हो रखी है, क्या क्या, बल्बो यूरेथ्रल की सिक्रेशन, बल्बो जिसको हम काउपर ग्लैंड कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशन बेटा, देन आपके प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन, है ना, ये यहां से हटानी पड़ेगी ताकि जो एक्रोसोम है वो अच्छा खासा एक्सपोज हो जाए। अब ये उसके बाद फिर प्रॉपर एग को फर्टिलाइज कर सकता है। बेटा इस पूरे समय में 5 से 6 घंटे लगते हैं, और ये जो डिपोजिशन की रिमूवल है ये कौन करता है, ये रिमूवल का काम करता है वजाइना की सिक्रीशन। तो फीमेल वजाइनल सिक्रीशन ही इन चीजों में मदद करता है। ठीक है, चलिए अब आगे ये उसकी वॉल्स को कैसे तोड़ेगा, तो सबसे पहले मुझे ओवम की वॉल्स को भी समझना होगा। अगर बेटा आपको याद हो कि ये जो सेकेंडरी oocyte था अपना, इसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है, बट ऑब्वियसली सेल है तो इसके पास यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है कि है, लेकिन बेटा अगर आपको याद हो तो यहाँ पे जोना पेल्यूसिडा लेयर भी थी, यस और नो। एंड अगर आपको याद हो ग्राफियन फॉलिकल बड़ा सा फॉलिकल है, बड़ी सी उसमें एंट्रम कैविटी है, सेकेंडरी oocyte के आसपास के जो ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं वो बेटा उसके आसपास कोरोना रेडिएटा बनाता है। सो यहाँ पे अगर आपको याद हो, मैं ऐसे बना रही हूं, तो यहाँ पे उसके आसपास कोरोना रेडिएटा भी है बेटा, है ना। और ये जो कोरोना रेडिएटा, इन सारी मेम्ब्रेन्स आपस में कैसे ज्वाइन होती हैं, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड इनसे होती है। सो इस तरीके से मेरा ओवम बैठा हुआ है। अब ये ओवम तभी ऐसा बनता है प्रॉपर, मतलब अंदर का सेकेंडरी oocyte आपका प्रॉपर ऐसा ओवम कैसे बनता है, जब बेटा यहाँ पे स्पर्म आता है। तो अभी तो ये सेकेंडरी oocyte ही मैंने बना रखा है, लेकिन इसके आसपास की लेयर हुई, तो यहाँ पे इस तरीके से ये फर्टिलाइज हो जाएगा जब स्पर्म इसके पास आएगा। नाउ स्पर्म भी आपका आ गया, स्पर्म तैयार होकर भी आ रहा है, नहा धो के भी आ रहा है, तो बेटा कुछ तो यहाँ पे और भी चीजें करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे थोड़े थोड़े आपके ओवम को भी तैयारी करनी पड़ेगी, तो ओवम अपना मस्त तैयार होकर के वहां पे बैठा हुआ है अपनी सारी लेयर्स को लेकर ना। स्पर्म ओवम तक इतनी आसानी से नहीं पहुंचेगा। ओवम ने क्या तैयारी कर रखी है, अपने आसपास खूब सारी लेयर बना रखी है। अब इन सारी लेयर को तोड़े कैसे, तो यहाँ पे होते हैं एक्रोसोमल रिएक्शंस। एक्रोसोमल रिएक्शंस का क्या मतलब है कि जो एक्रोसोम के अंदर स्पर्म लाइसेंस हैं, रिमेंबर हमने बोला था हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं स्पर्म लाइसेंस, दीज आर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ये बच्चे क्या करेंगे, दीज आर प्रेजेंट इन द एक्रोसोम। तो इनका काम क्या होता है, दे विल डाइजेस्ट ओवम की वॉल्स को और उनको रीच करना है टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी फिर अंदर जा करके फर्दर न्यूक्लियस तक पहुंचना है। यस और नो, मुझे तो स्पर्म का न्यूक्लियस ओवम के न्यूक्लियस तक पहुंचाना है। सो यहाँ पे बेटा बाहर की लेयर्स को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो एक्रोसोम के अंदर होते हैं स्पर्म लाइसेंस या आपके हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ये उन सारी वॉल्स को तोड़ेगा। सो एक्रोसोमल रिएक्शंस यहाँ पे यही होता है
कि ये जो सारी आपके स्पर्म लाइसेंस हैं ये डाइजेस्ट करता है ओवम की वो सारी वॉल्स को। इन सब रिएक्शंस में कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस, इन सब की भी ज़रूरत चाहिए होती है। अब देखिए बेटा, तो यहाँ पे 3 आपके एंजाइम्स हैं, 3 तरीके के, और ये क्या क्या करेंगे। सो एक एंजाइम इसमें होता है हाइल्यूरोनिडेज। हाइल्यूरोनिक एसिड होता है, हाइल्यूरोनिडेज, ठीक है। चलिए, दूसरा एक एंजाइम होता है कोरोना रेडिएटा डाइजेस्टिंग एंजाइम। कोरोना रेडिएटा डाइजेस्टिंग एंजाइम। दूसरा बेटा कौन सा होता है, अपना कौन, ज़ोना पेरिसोडल डाइजेस्टिंग एंजाइम। अब ये मत बोलना मैम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी तो डाइजेस्ट करना है। बेटा दोनों के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दोनों फ्यूज हो जाएंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो फ्यूज हो जाएगी, उसको तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचना है। चलिए, ये जो आपका हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम्स होते हैं, दीज आर ऑल स्पर्म लाइसेंस। ये एंजाइम्स क्या करता है, ये ब्रेक करता है, डाइजेस्ट करता है फॉलिकुलर सेल्स को। तो जो भी बाहर के एक्स्ट्रा फॉलिकुलर सेल्स है, हाँ, इन सबको ये डाइजेस्ट करता है, ठीक है। फॉलिकल्क्यूलर लिख देती हूँ। ये बेटा डाइजेस्ट करेगा कोरोना रेडिएटिंग एंजाइम को, कोरोना रेडिएटा को डाइजेस्ट करेगा, और ये बेटा डाइजेस्ट करेगा ज़ोना लेयर को। एंड फाइनली फिर स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके ओवम के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फ्यूज हो जाएगा, बट ओनली हेड विल एंटर। ये कैसी बात हुई, हमने तो बोला वॉल्स को तोड़ दिया है। अब एक सिंपल सी बात बताओ, अगर आपने वॉल्स को तोड़ दिया, क्योंकि उसको ऑब्वियसली स्पर्म को एंटर तो करना है, लेकिन अब ये वॉल्स टूट गई तो यार ऐसे तो कोई भी स्पर्म आ सकता है कि नहीं, यस और नो। अगर ये वॉल्स टूट गई बच्चों, तो ऐसे तो ले धड़ाधड़ बहुत सारे स्पर्म्स इसके अंदर चले जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा एक और बात सुनो बेटा, केवल हेड अंदर जाता है, बाकी सामान बाहर रह जाता है। यानी हेड के बाद वाला पार्ट अंदर क्यों नहीं आया, यानी कुछ तो ऐसा हुआ कि ओवम ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। उसको भाई स्पर्म के सर से ही प्यार था, शक्ल से प्यार था, बाकी चीजों से मतलब नहीं है। या कह लो उसको उसके मन से प्यार था, भाई तुम्हारे तो न्यूक्लियस चाहिए मुझे, बाकी रखो अपने पास, मुझको कुछ नहीं चाहिए। तो जैसे ही वो उसके अंदर आया, वो पहला स्पर्म तो अंदर पहुंच गया, बट द मोमेंट द हेड कम्स इनसाइड, बाकी की सारी वॉल्स, इनफैक्ट कोरोना रेडिएटा दोबारा नहीं बन सकती, ज़ोना पेलिसोडा दोबारा बन जाती है, ताकि कोई और स्पर्म उसके अंदर ना आ सके। दिस इज द कॉर्टिकल रिएक्शन। मैं यहाँ पे ड्रॉ भी करती रहूंगी, लिखती भी रहूंगी, दोनों को बेटा साथ साथ समझेंगे। सो यहाँ पे आपका क्या हुआ, दिस इज द डिप्लॉयड न्यूक्लियस। मान लो ये मेरा अब डिप्लॉयड न्यूक्लियस हो गया, क्यों, क्योंकि ये स्पर्म का प्लस ओवम का न्यूक्लियस यहाँ पे फ्यूज हो गया। ये क्या है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम, दिस इज द ज़ोना पेल्यूसिडा। अब हुआ क्या बेटा, ये तो यहां से ब्रेक हो गई थी, मान लो स्पर्म यहां से एंटर आया होगा, तो बेटा ये तो यहां से ब्रेक हो गई थी। अब ये स्पर्म इसके अंदर तक कैसे पहुंचेगा भाई, अब ध्यान से सुनेंगे। यहां पे क्या होता है, अंदर कुछ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं, ये यहां पे दीज आर कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स।
क्या बोला मैंने? अंदर बेटा कुछ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स। ये बेटा क्या करेंगे? इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाएंगे। So they fuses with the plasma membrane। अब जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेंगे तो यहाँ पे बेटा कुछ एंजाइम रिलीज होगा। तो क्या होगा? कॉर्टिकल एंजाइम्स रिलीज होंगे। क्या हुआ सबसे पहले? बेटा कॉर्टिकल ग्रैन्यूल फ्यूज हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। फिर फ्यूज होने के बाद कुछ एंजाइम रिलीज हुए बेटा, कॉर्टिकल एंजाइम। ये एंजाइम्स कहाँ पे होते हैं? इट इज बिटवीन जोना एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा? आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर से हार्ड हो जाएगी। सो यहाँ पे मैं इसलिए ऐसे बना रही हूँ, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, एक मिनट रुक जाओ, है ना, ये यहाँ पे खुली थी, मैं इसको इससे बना देती हूँ ताकि आपको लगे कि यहाँ से खुली थी, यहाँ पे फिर से हार्ड होगी। सो यहाँ पे क्या हुआ? जोना पेल्यूसिडा हार्डन, और ये क्या करेगा? ब्लॉक करेगा पॉलीस्पर्मी को, यानी नो अदर स्पर्म कैन एंटर। क्या बोला मैंने? दोबारा सुनेंगे बेटा। आपके पास डिप्लॉयड न्यूक्लियस तो बन गया, चलो ये अंदर आ गया हो गया, या अगर मैं बोलूं न्यूक्लियस फ्यूज नहीं भी हुआ होगा, अब ऑब्वियसली मियोसिस कंप्लीट हुई होगी बेटा, तो यहाँ पे आपके दो पोलर बॉडी भी बने होंगे, है ना, तो ये पोलर बॉडीज भी होंगे बेटा। ये पोलर बॉडी कुछ नहीं होते, ये डीजेनरेट हो जाते हैं, इनका कोई काम नहीं होता ना। देयर आर चांसेस कि और स्पर्म इसके अंदर एंटर कर जाए। अब मुझे सारे न्यूक्लियस को तो फ्यूज नहीं कराना, एक ही को कराना है। सो यहाँ पे क्या होता है? जैसे ही स्पर्म अंदर आता है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाते हैं। सो यहाँ पे मैंने दिखा है, ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, ये फ्यूज हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। अब इसकी वजह से कॉर्टिकल एंजाइम रिलीज होते हैं बिटवीन जोना एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये बेटा जोना पेल्यूसिडा को हार्ड कर देता है ताकि ब्लॉक हो जाए पॉलीस्पर्मी। पॉली मतलब मैनी, स्पर्मी मतलब स्पर्म यहाँ पे एंटर कर रहे हैं वो ना हो सके, और इस तरीके से यहाँ पे ये चीज होती है। दिस इज द कॉर्टिकल रिएक्शन। यहाँ पे अब कोई भी स्पर्म एंटर नहीं कर पाएगा दूसरा। ठीक है, चलिए ये भी मेरी चीज हो गई। तो अब यहाँ पे मेरा एग फर्टिलाइज हो गया। सो फाइनली यहाँ पे क्या हो गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो मिक्स हो गया। नाउ बेटा यहाँ पे कैरियोगैमी होगी, यानी जो भी न्यूक्लियस आपका फ्यूज कर गया, अब ये बन गया डिप्लॉयड, यानी 46 क्रोमोसोम। इसी को बेटा एम्फीमेक्सिस भी कहते हैं। सो इस तरीके से फाइनली हमको यहाँ पे क्या रिजल्ट मिला? दिस इज द जाइगोट। अब ये ना ही ओवम ना ही स्पर्म कहलाएगा, इसके पास ऑब्वियसली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, और इसके पास ये जोना लेयर है, इस चीज का याद रखिए। और यहाँ पे आपका क्या है? दिस इज दी जाइगोट। अब क्या होना है? अब इस जाइगोट की होगी डिवीजन। ये जाइगोट अभी सिर्फ जाइगोट है, इस जाइगोट को अभी बनना है एम्ब्रियो। अब 9 महीने माँ बच्चे को अपनी कोख में पालती है, वो पूरे 9 महीने क्या क्या होना है, ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे। आई होप बेटा आपको यहाँ तक समझ में आया हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके बढ़ने से पहले एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ। व्हाट डिसाइड कि लड़का होगा कि लड़की होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। हमारे समाज में आज भी लड़के जो लोग होते हैं लड़कियों को कोसते हैं। अब मैं हम आम लड़कों की बात नहीं कर रही, मैं पुराने उन लोगों की बात कर रही हूँ जो गांव में रहते हैं, या जिन्होंने पढ़ा नहीं है, लिखा नहीं है, या जो इस चीज़ के बारे में जानते नहीं हैं, या जो बड़े लोग हैं, वो आज भी लड़कियों को कोसते हैं। और सबसे गंदी बात पता है क्या है? जब औरत खुद औरत को कोसती है। देखते हैं ना आए दिन क्राइम पेट्रोल वगैरह में, भाई सांस है, खुद तुम लड़की हो, खुद तुम माँ हो किसी की, खुद तुमने बच्चा पैदा कर लिया, तुम्हारी चक्कर में हुआ है क्या लड़का? तुमने लड़का पैदा करके दिया था क्या भाई?
तो तुम अपनी बहू के पीछे क्यों पड़ी हो? क्यों तुम उसको इतना जला रही हो, काट रही हो, बहुत तंग कर रही हो जस्ट बिकॉज उसकी लड़की नहीं हो रही, लड़का नहीं हो रहा, लड़की हो रही है? दैट इज अ फुलिश थिंग. व्हाट डिसाइड बेटा, फीमेल के पास कोई भी ऐसा चांस नहीं होता. फीमेल की बॉडी डिसाइड नहीं करती वेदर इट इज अ मेल और अ फीमेल. इट इज ओनली मेल हु डिसाइड्स वेदर इट इज अ गर्ल चाइल्ड और अ बॉय चाइल्ड. सो चलिए इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पे अभी समझते हैं. सो देखिए बेटा क्या होता है, हम ह्यूमंस के पास 46 क्रोमोसोम होते हैं. तो मान लो भाई ये मम्मी है और बेटा ये पापा है. मम्मी के पास भी 46 क्रोमोसोम, पापा के पास भी 46 क्रोमोसोम. बेटा ये 46 क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं. We are diploid organism. That means our chromosomes are present in pair. तो वो कुछ इस तरीके से होते हैं 23 pairs. है ना? इसी तरीके से मम्मी के पास भी ऐसे 23 पेयर्स हैं हर सेल में. अब बेटा क्या होता है, क्लास 11 में पढ़ चुके हो, मियोसिस होता है. क्रोमोसोम पहले तुम्हारा डबल होता है, तो ऑब्वियसली डीएनए डबल होगा, उसके बाद मियोसिस 1 होगी. तो मियोसिस 1 में ही क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है. मियोसिस 2 होती है, गैमीट्स बनते हैं. फीमेल में एक ही गैमीट बनता है क्योंकि 3 तो पोलर बॉडी बन जाती है, खराब हो जाती है. मेल में एक मियोसिस से 4 स्पर्म्स बनते हैं. सो यहाँ पे क्या होता है, व्हेन मियोसिस टेक्स प्लेस, तो मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन. यहाँ पे आपके क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, क्रोमोसोम हाफ हो जाता है. अब हाफ होने का मतलब है कि जो स्पर्म होंगे उसमें ऐसे क्रोमोसोम होंगे 23. दिस इज द स्पर्म. सॉरी बेटा इसको ओवम लिख दो, यहाँ पे लड़की बनाई है, ठीक है. और जो आपका स्पर्म होगा उसमें भी बेटा ऐसे 23 क्रोमोसोम ही होते हैं, पेयर नहीं होते. अब इन दोनों का जब फ्यूजन होता है तो यहाँ पे क्या होता है, व्हेन देयर इज फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पे पहला क्रोमोसोम मम्मी का इस तरीके से, पापा का पहला क्रोमोसोम मम्मी के पहले क्रोमोसोम के साथ, पापा का सेकंड मम्मी के सेकंड, इस तरीके से यहाँ पे फिर से 23 पेयर यानी 46 बनती है. पहले तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है. चलो ये क्लियर है बेटा. नाउ अगर मैं इन 23 पेयर्स की बात करूं, अब यहाँ पे देखेंगे, अब अगर मैं फीमेल की और मेल की बात करती हूँ तो फीमेल के पास जो 46 क्रोमोसोम होते हैं इसमें से 44 एक्स और एक्स होता है. यानी बेटा देखो दोनों ही मेल्स एंड फीमेल में 22 पेयर्स होते हैं ऑफ ऑटोसोम्स. क्या बोला मैंने, यहाँ पे 22 पेयर दैट इज 44, इन्हें हम ऑटोसोम कहते हैं. और 1 पेयर यानी 2, इन्हें हम एलोसोम और सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं. इन्हें हम एलोसोम या फिर सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं. अब फीमेल के पास अलग होता है, मेल के पास अलग. फीमेल के जो लास्ट के जो 2 क्रोमोसोम होता है, मतलब लास्ट वाला 23rd पेयर, वो एक जैसा दिखता है तो उसको हम एक्स एक्स लिख देते हैं. मेल के अंदर अलग अलग दिखता है तो मेल के अंदर हम एक्स वाई लिखते हैं. एक छोटा क्रोमोसोम होता है, एक बड़ा क्रोमोसोम होता है. बेटा वाई क्रोमोसोम में सबसे कम जीन्स होते हैं. चलिए अब जब गैमीट बनेगा, देखिए दो ही एक ही तरीके का गैमीट पॉसिबल है. हमेशा क्या जाएंगे, आधे जाएंगे ना. 23 क्रोमोसोम का बनेगा तो बेटा 22 तो इसमें आएंगे. ऐसे ही तो चांसेस हैं. जब लड़की का गैमीट बनेगा यही चांसेस है कि भाई इसमें से कोई भी 22 आए होंगे, एक ये वाला एक्स आया होगा या वो वाला एक्स गया होगा, दोनों ही एक्स हैं. ऐसे ही का पॉसिबिलिटीज है. लेकिन फादर में देखो बेटा, फादर का गैमीट या तो एक्स क्रोमोसोम के साथ हो सकता है कि भाई क्या पता जो 23वां पेयर है उसमें से एक्स चला गया उस स्पर्म के पास, या उस स्पर्म के पास बेटा वाई हो. ऐसी भी कंडीशन हो सकती है. तो फादर यहाँ पे इट इज द मेल हेट्रोगैमिटी. यहाँ पे मेल हेटेरोगैमिटी दिखती है.
यानी मेल के पास बेटा 2 अलग अलग तरीके के गैमीट्स बनते हैं। अब कौन सा किसके साथ फ्यूज करता है? ये वाला इसके साथ गया तो ये 44 प्लस XX हो गया, ये वाला इसके साथ गया तो 44 प्लस XY हो गया, ये वाला इसके साथ गया तो 44 प्लस XX, ये वाला इसके साथ गया तो 44 प्लस XY। अब देखो, ये लड़की होगी, ये लड़का होगा, ये लड़की होगी, ये लड़का होगा, यानी बेटा 50-50% चांसेस होते हैं, यानी 1:1 रेशो होता है मेल और फीमेल का। यानी कोई भी बच्चा हो, पहला बच्चा बराबर चांस, देयर आर ऑलवेज 50-50% चांसेस ऑफ गेटिंग अ फीमेल और गेटिंग अ मेल, हमेशा, क्योंकि दोनों के पास 4 में से 2 पॉसिबिलिटीज आ रही है दोनों की, तो हमेशा बेटा 50-50% ही चांस होता है कि यहाँ पे हमारा लड़का होगा कि यहाँ पे हमारी लड़की होगी। अब अगर मान लो 4 लड़कियां हैं तो 5वां बच्चा क्या है बेटा, अगेन 50-50, कौन सा भी नंबर ऑफ किड ले लो, सब में 50-50% चांसेस हैं। सो देर आर ऑलवेज 50-50% चांसेस ऑफ गेटिंग अ मेल और गेटिंग अ फीमेल। बट क्योंकि मेल हेट्रोगैमेटी है, सो इट डिपेंड्स ऑन द मेल कि उसका Y वाला स्पर्म आया है कि X वाला आया है। इसलिए बेटा फादर इज रिस्पॉन्सिबल, फादर is responsible for sex of the child। ये लड़की पे डिपेंड नहीं करता, और मैं तो कहती हूँ पापा पे भी कहाँ करता है। पापा को कैसे पता कि उनका कौन सा स्पर्म जा रहा है भाई, उनको कैसे पता, उनको तो दिखेंगे भी नहीं इतने सारे स्पर्म। द पॉइंट इज कि पापा को भी तो नहीं पता ना भाई, बायोलॉजिकली कह सकते हैं, इंटेंशनली तो कोई नहीं चाहता। तो जीने दो यार कपल्स को, क्यों कोसना है, क्यों करना है। लड़की आ रही है खुशी की बात, लड़का आ रहा है खुशी की बात, नहीं हो रहे बच्चे तो खुशी की बात, ज्यादा नहीं होने चाहिए तो दुख की बात, ठीक है। पॉपुलेशन कंट्रोल, चलिए ये यहाँ पे पॉइंट क्लियर होता है। अब बेटा आगे बढ़ेंगे, दैट इज बच्चा अब आगे कैसे डेवलप होगा। नाउ ये सारी चीजें तो हमने यहाँ पे पढ़ ली। अब हमें क्या समझना है कि वो एक ज़ायगोट, वो बेबी जो बाहर निकलता है वो वैसे कैसे बना, और ये पूरा 9 मंथ्स लगते हैं। द कंप्लीट 9 मंथ्स टेक्स अ कंप्लीट 9 मंथ्स। आगे पीछे हो सकता है, डिलीवरी कभी पहले हो जाती है कभी बाद में हो जाती है। हाँ, अगर 7 महीने में डिलीवरी होगी तो वो प्रीमेच्योर है, तो कोई गड़बड़ की वजह से हो जाता है, बट हाउ इट टेक्स प्लेस। नाउ देयर इज समथिंग हैपनिंग इन द स्लाइड, कैन यू सी दैट? क्या हो रहा है ये, दोबारा देखना। 1 सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64। अब कर लो यार, ठीक है। और ये होते गए होते गए होते गए होते गए होते गए होते गए डिवाइड होते जा रहे होते जा रहे। एक चीज नोटिस करी, एक चीज नोटिस करी क्या? दोबारा देखो, होता गया होता गया होता गया होता गया होता गया होता गया। बेटा इतने सारे अंदर सेल्स, बेटा ये 1 सेल 2 सेल भी ऐसा ही था। The size remains the same. Now what will happen to a zygote? How it will become an embryo? अब यहाँ पे हमको देखना है। सबसे पहली चीज बेटा जो हमको यहाँ पे समझनी है कि यहाँ पे जब zygote डिवाइड होता है तो इट इज क्लीवेज, इट इज नॉट माइटोसिस। माइटोसिस आगे जाकर के होती है, नॉर्मल सेल डिवीजन आगे जाकर के होता है। दिस इज नॉट माइटोसिस। माइटोसिस में 1 से 2 सेल बनते हैं, 2 से 4, ऐसा पहाड़ बन जाएगा सेल्स का। ये तो बेटा 1 सेल भी इतना ही था, 2 भी इतने हैं, सारे की भाई इसका तो जो साइज है वो तो कन्फाइंड है। तो यहाँ पे बेटा जब जाइगोट आपका डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे ये जाइगोटिक क्लीवेज से होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लीवेज एंड अ माइटोसिस? माइटोसिस आप जानते हैं, क्लीवेज में बेटा एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहली चीज यहाँ पे द साइज इज रिटेन्ड। साइज आपका चेंज नहीं हुआ, 1 से आपके 2 आए, 2 से 4 आए, 4 से 8, 8 से 16,
16 से 32, 32 से 64, उसके बाद और आगे, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं, यहां तक आपका कुछ बनता है, अभी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अब इसको सेल्स नहीं कहेंगे, इसको हम कहते हैं ब्लास्टोमियर, क्योंकि माइटोसिस तो नहीं हो रही। तो 1 से 2, 2 से 4, फाइनली 64 ब्लास्टोमियर तक। बेटा ये एक जब था, मैं इसको क्यों लिख रही हूं, ये तो डिवाइड हुआ ना, ये तो जाइगोट है, तो ये जाइगोट डिवाइड हुआ इंटू 2 ब्लास्टोमियर। एक जाइगोट 2 ब्लास्टोमियर में डिवाइड हुआ, फिर 4 में हुआ, 8 में हुआ, करते करते 64 में पहुंचा। ये आपका जाइगोट था, और ये आपका 64 ब्लास्टोमियर वाला, इसको बेटा ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अभी देखेंगे क्या होता है, अभी बस सुनो चुपचाप। The size of the zygote and the size of the blastocyst is same. The size is retained. दूसरी चीज, यहां पे केवल साइटोप्लाज्म की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है बेटा, सेल का साइज बढ़ नहीं रहा। माइटोसिस में सेल मैच्योर हुआ, डिवाइड हुआ, 1 से 2 सेल हुए, 2 से 4, और खूब सारे सेल्स हो गए, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे साइज रिटेन हुआ, यानी कि अंदर ही अंदर साइटोप्लाज्म बढ़ता जा रहा है। प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे ज्यादा मोटिलिटी दिखाता है, हाई मोटिलिटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म। बेटा इस टाइप की क्लीवेज को कहते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज। नाउ हम आगे दूसरी तरीके की क्लीवेज भी पढ़ेंगे, ये होलोब्लास्टिक क्लीवेज होती है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज क्या होती है, जब पूरा जाइगोट, पूरा का पूरा जाइगोट बेटा डिवाइड हुआ है। जैसे किसी किसी में क्या होता है, जो फर्टिलाइज एग या किसी का योक पार्ट डिवाइड नहीं होता, इसमें क्या हुआ है, पूरा का पूरा जाइगोट डिवाइड हुआ है। सो इट इज अ होलोब्लास्टिक क्लीवेज। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ, इट इज अ कंप्लीट क्लीवेज, इट इज अनइक्वल। जरूरी नहीं है सारे सेल्स बराबर के बट रहे हैं साइज में, अनइक्वल क्लीवेज हो रही है। सो यहाँ पे इन पॉइंट्स को नोट डाउन करो। अब मैं आपको आगे बताती हूँ। अब देखो बेटा, अब हमें जाइगोट कैसे डिवाइड होता है, इनिशियली ये तो समझ में आ गया। इनिशियली पूरा जाइगोट ऐसे डिवाइड नहीं होएगा, फीटस बच्चा ऐसे नहीं बनना, ये जब तक 64 होता है तब तक। अभी ये कैसे हुआ, क्यों है, ये क्या है, कब है, कैसे है, ये अभी बढ़ते हैं। सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जाइगोट का क्लीवेज हुआ। नाउ व्हाट विल हैपन, आपका स्पर्म आया एग के पास, एग आया स्पर्म के पास, दोनों ने बातें करी, दोनों फ्यूज हुआ, दोनों ने बना दिया जाइगोट। अभी जाइगोट को बनाना है बच्चा। सो देखिए बेटा कैसे होता है, ये आपके पास एक जाइगोट है, ये मत भूलना कि उसके पास ज़ोना पेल्यूसिडा लेयर है, ये मत भूलना, मार दूंगी मैं, ठीक है। ज़ोना पेल्यूसिडा लेयर है, दिस इज दी जाइगोट। ये जाइगोट बेटा अभी क्या करेगा, ये सबसे पहली क्लीवेज दिखाएगा अगले 30 घंटे में। फर्स्ट क्लीवेज, सबसे पहली क्लीवेज दिखाता है, और ये 30 घंटे में होता है, और ये 2 ब्लास्टोमियर्स बन जाते हैं। तो इनको हम सेल्स ना बोल करके ब्लास्टोमियर कहते हैं, ठीक है। These are 2 ब्लास्टोमियर। इसी तरीके से क्या हुआ बेटा, उसके बाद अगले 40 घंटे में क्या हो जाता है, यहाँ पे 2 से 4 ब्लास्टोमियर आपके बन जाते हैं। तो ये आपकी सेकेंड क्लीवेज हो गई। तो अब आपके पास क्या हो गया, 2 से 4 हो गए। साइज मेरा वही है, ब्लास्टोमियर हुआ। देन बेटा क्या होगा, फिर मेरी 8 ब्लास्टोमियर आएगी, एक समय बाद 8 ब्लास्टोमियर भी बन जाएगा ना। 8 ब्लास्टोमियर के बाद ये अभी तक सारी चीजें एम्पिला में ही हो रही है। अब यहीं पे ये बढ़ नहीं सकता, क्यों, इस्थिमस पतला सा होता है, और वूम्ब तो नीचे है, एंडोमेट्रियम को तैयार कर रखा है, लाइनिंग बना रखी है, एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन होनी है, एंडोमेट्रियम में यूट्रस में ही बेबी का डेवलपमेंट होना है। सो तैयार कर रखा है, तो इस्थिमस पतला सा है, जल्दी से निकल लेना चाहिए यहाँ से। सो ये बेटा जैसे ही 8 ब्लास्टोमियर का आपका एम्ब्रियो होता है,
ये बेटा क्या करने लगता है, इट शिफ्ट्स टूवर्ड्स यूटेरस, ये यूटेरस की तरफ शिफ्ट होने लगता है। अब यूटेरस में आपका 16 ब्लास्टोमियर होता है, तो जब आपका 16 ब्लास्टोमियर बना ना बेटा, ये एक्चुअली अभी यूटेरस में ही पड़ा है, ये यूटेरस में आ चुका है, 8 से खिसकने लगता है ये, और इसको बोलते हैं मॉर्यूला। इसको मॉर्यूला बोलते हैं क्योंकि मलबरी जैसा लगता है, छोटा सा मलबरी जैसा लगता है, सॉफ्ट बॉल होती है, सॉलिड सी सॉलिड बॉल होती है बेटा, और सॉफ्ट नहीं सॉलिड बॉल होती है, ऐसे गोल 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 मलबरी जैसा लगता है। और ये कब हुआ है, 4th डे में। तो देखिए क्या क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन में होते ही आपके अगले 30 घंटे में डिवाइड हो गया भाई, फर्टिलाइजेशन होते ही। उसके बाद 40 घंटे में 2, उसके बाद 4 बने, 8 बनते नीचे नीचे खिसकते हुए आना शुरू हो गया। अब बेटा चौथे दिन में ये 16 का मॉर्यूला अब इसको कहते हैं, और ये पड़ा हुआ है यूटेरस में। सो नाउ दिस इज इनसाइड द यूटेरस। ये फैलोपियन ट्यूब में यहां तक था, अब ये धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब से यूटेरस में आ गया। अब 16 के बाद बेटा बनेगा 32, इसको बोलते हैं ब्लास्ट्यूला। और बेटा इसके बाद ये बन जाता है 64, और इसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। इसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो भी ये 64 ब्लास्ट्यूमर का हो गया। अब ये 64 ब्लास्ट्यूमर कैसा दिखता है, अब ये अपने आप को धीरे धीरे ना अरेंज करते हैं, क्योंकि आगे जाकर के ऑर्गन्स भी बनाने हैं, सब कुछ करना है, तो अभी वो सब कुछ भी करना है। तो पहले बेटा ऐसी कहानी हुई, 4th दिन में 16, फिर फटाफट से 32 बना, फिर आपका 32 बनने के बाद बेटा ये 64 भी बन गया। अब 64 कुछ ऐसा दिखता है। ये 64 में क्या होता है, ये सारे जो सेल्स हैं, जो ब्लास्ट्यूमियर हैं, ये ऐसे सर्कल में अरेंज हो जाते हैं, एक आउटसाइड अरेंज हो जाएंगे। कुछ सेल्स यहां पे आ जाएंगे एक साइड पे, कुछ ऐसे एक साइड पे आ जाएंगे, और बाकी ऐसे चक्कर लगा लेंगे। तो इन 64 ब्लास्ट्यूमियर ने क्या किया, इसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। इन्होंने क्या किया, क्यों ये इनसे अलग है, क्यों उसको ब्लास्टोसिस्ट कह दिया, बिकॉज अब ये सारे ऐसे या तो कोने में चले गए, कोने वाली एक लेयर बना दी, इसको कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। कुछ सेल्स यहां पे इकट्ठा हो गए, इसको कहते हैं इनर सेल मास, या इसको एम्ब्रियोब्लास्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये ही आगे चल करके एम्ब्रियो बनाएगा, ये ही आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगा। और ये जो कैविटी है इसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। सो हुआ क्या, बस इतना याद रखना है, ये सारी कहानी ऐसे हो गई। ठीक आ रही है? सॉरी बेटा, ये एक के साथ दूसरी ने फ्री में आती है ना। फर्टिलाइज एग बेटा ये 2 में आया, 4 में आया, 8 में आया, मोरिला बन गया। अब उसके बाद ये 64 का जब बनेगा, तो इस 64 वाले को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। उसमें जो सारे ब्लास्टोमियर हैं वो ऐसे साइड में आ जाते हैं कुछ, और उस लेयर को ट्रोफोब्लास्ट कह देंगे। कुछ अंदर आ जाते हैं, उसको इनर सेल मास कह देंगे। और कुछ बेटा जो कैविटी खाली रह गया उसको ब्लास्टोसील कहते हैं। चलिए इसको यहाँ पे रीड करेंगे जहां तक हमने इतना पढ़ा है। रैपिड माइटोटिक डिवीजन होती है। अब डिवीजन तो आगे होगी, पहले आपको पता है क्लीवेज होगी। इनिशियली बेटा आपको पता है क्लीवेज होगी। जाइगोट 2 सेल्स में डिवाइड करता है, इसको ब्लास्ट्यूमर कहता है, ये 30 घंटे में हो जाता है। सेकेंड डिवीजन बेटा 40 में हो जाती है। थर्ड 3 दिन में हो जाती है। उसके बाद ये धीरे धीरे आपका फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में जाने लगता है। चौथे दिन में 16 हो गया बेटा, इसको मोरिला कहते हैं। ये मलबरी जैसा लगता है। उसके बाद ये सारी जो डिवीजन है ये अनइक्वल और होलोब्लास्टिक है। अनइक्वल सेल डिवाइड हो रहे हैं और सारा का सारा पार्ट डिवाइड हो रहा है। फिर ये ब्लास्टुला, अब उसके बाद ब्लास्टोसिस बनता है। तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है बेटा, इसमें आपके 64 ब्लास्टोमियर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देखेंगे आप।
इस ब्लास्टोसिस्ट में आपके पास एक ट्रोफोब्लास्ट था, एक इनर सेल मास था। इनर सेल मास ही एक्चुअली एम्ब्रियो बनाएगा, तो उसको एम्ब्रियो ब्लास्ट कह दिया। चलिए, अब ये एम्ब्रियोनिक और एब एम्ब्रियोनिक पोल क्या है? तो जिस साइड का ये वाला पार्ट है इसको एम्ब्रियोनिक पोल कहेंगे, क्योंकि एम्ब्रियो बनाएगा। इसको एब एम्ब्रियोनिक पोल कह दिया, ऑपोजिट पोल। अब यहां पे होगी अगली चीज, इम्प्लांटेशन। अब देखिए बेटा, ये कहां पे आ गया? मान लो दिस इज द यूट्रस, ये अपन की यूट्रस की लाइनिंग है। ये क्या है? यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग है। इस पे क्या आएगा? इस पे आपका अब वो इम्प्लांट हो जाएगा। तो 7th डे पे, 7th डे 7वें दिन तक बेटा इम्प्लांटेशन हो जाती है। ये इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है बेटा? कि यहां पे जो आपका ट्रोफोब्लास्ट था, ब्लैक से बनाते हैं, ये ऐसे इस पे गड़ जाएगा, ये पूरा ऐसा गड्ढे में घुस जाता है उसके अंदर। ये आपका इनर सेल मास, और ये एंडोमेट्रियम ने इसको चारों तरफ से कवर कर लेता है। क्या बोला मैंने? ये एंडोमेट्रियम इसको चारों तरफ से कवर कर लेगा, ऐसे चारों तरफ से ढक लिया। ये बेटा हो गई इम्प्लांटेशन। दिस इज द इम्प्लांटेशन। तो वो यूट्रस में तो आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये बेटा कैसा हुआ आपका? यहाँ पे देखो, एक बार इधर से शुरू करो जहां से मैं दिखा रही हूँ। ये आपका ग्राफिन फॉलिकल से निकला, स्पर्म आया बेटा, ये फर्टिलाइज हो गया, 2 बने, 2 से 4 करते करते ये अब आपकी ऐसी कंडीशन हुई। तो देखिए बेटा, ये मॉर्यूला तक अब ये यूट्रस में आ गया। यूट्रस में ये H, दिस इज द ब्लास्टोसिस इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पे ये ऐसे गड़ गया, क्योंकि यहाँ पे अब इसकी, दिस इज द ब्लास्टोसिस, यहाँ पे इसकी परवरिश होगी। अब ये धीरे 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 बड़ा होगा। तो ये कैसे गड़ा? एंडोमेट्रियम पे अटक गया, फिर एंडोमेट्रियम ने इसको चारों तरफ से ढक लिया बेटा। सो दिस इज ऑल्सो एंडोमेट्रियम। सो ये एंडोमेट्रियम की ही लाइनिंग है। अब यहां पे 2 चीज याद रखिए। जोना का क्या हुआ? अभी नहीं है, गई। ये बेटा जो जोना पेलिसिडा लेयर थी, इट वॉज मेकिंग श्योर दैट द एम्ब्रियो does not implant at wrong place. जोना पेलिसिडा ये मेक श्योर कर रही थी कि एम्ब्रियो, ये जो एम्ब्रियो है 64 ब्लास्टोसिस्ट, ये कहीं और ना जाए, ये उसी जगह पे जाए जहां पे इसको गढ़ना है। दूसरी बेटा, इस ट्रोफोब्लास्ट लेयर का क्या काम है? ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर बेटा स्टिकी होती है और इसी की वजह से इम्प्लांटेशन होती है। ठीक है? सो दिस लेयर इज द ट्रोफोब्लास्ट, इसी की वजह से इम्प्लांटेशन होती है। अच्छा, यहाँ पे कुछ कुछ इनके बीच में भी होते हैं टिश्यूज, है ना, इसको अपन डेसिडुआ कहते हैं। इसको डेसिडुआ, जो ये कनेक्ट कर रही है बेटा, ये वो स्किन होती है जब बच्चा पैदा होता है, जो स्किन खाल निकलती है, ये डेसिडुआ होती है। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स रीड आगे क्या हुआ इसके साथ। The trophoblast gets attached to the endometrium. Inner cell mass embryo में अब डिफरेंशिएट करेगा बेटा आगे जा करके। अब ये इसने क्या किया? यूट्रस ने, एंडोमेट्रियम ने रैपिडली डिवाइड करके कवर कर लिया था पूरा ब्लास्टोसिस्ट को। ब्लास्टोसिस्ट अब अच्छे से एम्बेडेड हो गया इन द एंडोमेट्रियम। दिस इज इम्प्लांटेशन एंड लीड्स टू प्रेगनेंसी। और ये 7वें दिन होती है प्रेगनेंसी। फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन ये चीज होती है। क्लियर? चलो इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो बेटा, एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स हैं। अब आगे क्या हुआ? अब बच्चा भी तो डेवलप होगा। बच्चे का क्या होगा बेटा? ये यूट्रस की लाइनिंग पे, यहाँ पे देखो बेटा, ये यूट्रस की लाइनिंग है और ये यहाँ पे ये अब कुछ ऐसा होता है। देखो, ये एंडोमेट्रियम थी,
ठीक है, एंडोमेट्रियम ने चारों तरफ से ढक लिया। अब बच्चे को आगे डेवलप भी तो करना है बेटा, तो यहां पे ये ट्रोफोब्लास्ट थी, इस ट्रोफोब्लास्ट ने कुछ बनाया, यहां पे इनर सेल मास था। इस ट्रोफोब्लास्ट ने यहां पे ऐसे सेल्स बनाए, इसे कहते हैं कोरियोनिक विलाई। ऐसे फिंगर लाइक, जैसे इंटेस्टाइन में होते हैं ना ऐसे विलाई, इसको कोरियोनिक विलाई। तो ये फिंगर लाइक कोरियोनिक विलाई मिली। ये विलाई क्या करेगा, इस यूट्रस की, यूट्रस भी ऐसा कुछ बनाता है, और ये बेटा आपस में इंटरलॉकिंग हो जाएगी। सो ये वाला जो पार्ट है ना, दिस पार्ट, ये यहां पे इंटरलॉक हो गया। हुआ क्या, ये फंसेगा कैसे, ट्रोफोब्लास्ट ऐसा था, इसने ऐसा कुछ बना दिया। ठीक है, मान लो ये यूट्रस है, ये ट्रोफोब्लास्ट ऐसे फंसा हुआ है बेटा, इसने ऐसे फिंगर लाइक बनाए, इसने भी ऐसे बनाए, और ये ऐसे क्लास्प हो गया। इस टिश्यू को जो इसको जोड़ रहा है, अब इसको बेटा प्लासेंटा कहते हैं। दिस इज प्लासेंटा। और ये इनर सेल मास अब एम्ब्रियो बनाएगा बेटा, तो ये बच्चे में डिवाइड हो रहा है। ये वो इनर सेल मास था, अब नहीं है ये, अब ये एम्ब्रियो और डिवाइड होते जा रहा है, ये डेवलप हो रहा है बेटा, ये फीटस बनेगा। तो ये इससे जुड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। तो जब बच्चा पैदा होता है, नाभि से जो निकलता है उसको काटते हैं, तो वो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है। उस अम्बिलिकल कॉर्ड से तो यहाँ पे ऐसे विलाई बना, और यहाँ पे ये एम्ब्रियो डेवलप होकर बढ़िया ऊपर चला गया, और ये इससे अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा है। सो मदर का ब्लड है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे बेटा, यहाँ पूरा मदर का ब्लड है। मदर ऑक्सीजन लेकर के आएगी, अम्बिलिकल कॉर्ड से पहुंचाएगी। मदर फूड ग्लूकोज लेके आएगी, अम्बिलिकल कॉर्ड से जाएगा। बच्चा वेस्ट देगा, ये ब्लड से चला जाएगा। सो मदर और बच्चे की बॉडी में ये एक्सचेंज चलता रहेगा। चलिए बेटा, यही तक हमको समझना था, आगे का तो बहुत इजी है। सो आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या हुआ, ट्रोफोब्लास्ट ने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाए, इनको कोरियोनिक विलाई कहेंगे। ये बेटा यूट्रीन टिश्यू से सराउंडेड है और मैटरनल टिश्यू से, तो इसके आसपास यूट्रस का टिश्यू है, मैटरनल मदर का ब्लड। ये कोरियोनिक विलाई और यूट्रस का टिश्यू आपस में इंटरलॉक कर देता है। अब इस इंटरलॉक की वजह से यहाँ पे प्लासेंटा बनता है बेटा। दिस प्लासेंटा इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, किसके बीच में, फीटस और मदर के बीच में। ये प्लासेंटा कैसे कनेक्टेड है एम्ब्रियो से, विद द हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, और यहाँ पे ही इसकी मदद से सारी ट्रांसपोर्टेशन होगी। ठीक है, चलो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लासेंटा क्या 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 फंक्शन होता है बच्चे, तो ये प्लासेंटा न्यूट्रिशन दे रही है। ठीक है, तो सारे जो मदर एब्जॉर्ब कर रही है, जो भी आपके ग्लूकोज है, जो भी अमीनो एसिड्स हैं, ये सारा बेटा आपके बच्चे के पास जा रहा है। सारी चीजें मदर उसको प्रोवाइड कर रही है, रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल मदर के ब्लड के थ्रू हो रहा है, एक्सक्रीशन, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है बेटा वो मदर के ब्लड के थ्रू बाहर जा रहा है, स्टोरेज, कुछ कुछ चीजें यहाँ पे स्टोर भी हो रही हैं, बैरियर, बच्चे मदर से बच्चे को आईजीजी एंटीबॉडीज मिलती है। तो मदर बेटा दो तरीके से एंटीबॉडी देती है बच्चे को, बच्चा खुद भी बनाता है अपना इम्यून सिस्टम, लेकिन मदर के प्लासेंटा के थ्रू बेटा एक टाइप ऑफ एंटीबॉडी जाती है, उसको आईजीजी टाइप ऑफ एंटीबॉडी कहते हैं। और ये एंटीबॉडी बॉडी में सबसे अबंडेंट होती है, क्योंकि तब था ही क्या, बच्चा इतनू सा था, अब उसी के केस में सारी एंटीबॉडी जाती रह रही है। तो बच्चे की बॉडी में, हमारी बॉडी में, आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा जो एंटीबॉडी है वो आईजीजी टाइप है, वो हमें अपनी मदर की प्लासेंटा से मिली है।
चलिए, अब इस प्लासेंटा का एंडोक्राइन फंक्शन भी है, यानी ये कुछ रिलीज भी करते हैं हार्मोन। अब देखिए बेटा, इसमें से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इसमें से भी आता है, तो ये तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। 9 महीने तक बढ़िया प्रेगनेंसी चलेगी बेटा, बच्चे का डेवलपमेंट होगा। बेटा ह्यूमन कोरियोनोफिक HCG हार्मोन ये क्या करता है, ताकि प्रोजेस्टेरोन आता रहे, ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। HPL हार्मोन ह्यूमन प्लासेंटा लैक्टोजन, बेटा ये बच्चे के अंदर फैट का मेटाबॉलिज्म करता है, यानी फैट का ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब आगे ना, अब यहाँ पे ये सारी चीज हो गई, ऐसी सिचुएशन है। अब ये एम्ब्रियो क्या करेगा, अब इसमें से ऑर्गन्स भी तो बननी है, अभी इसमें सब कुछ होना है, ये कैसे बनेगा। सो नाउ बेटा क्या होगा, अब मेरा जो एम्ब्रियो अब तक बना है ये क्या करेगा, एक ग्रास्ट्यूला में बनता है। नाउ व्हाट इज अ ग्रास्ट्यूला, इस एम्ब्रियो की 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म, फिर बीच में भी एक बनती है मेसोडर्म। वो जो एम्ब्रियो बेटा, अब मेरे को इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ना है, मैंने बाकी सब तो समझ लिया, अभी मुझे ये समझना है कि ये जो एम्ब्रियो है ये कैसे डेवलप होगा, इसके कैसे सारे ऑर्गन्स बनेंगे। तो ये एम्ब्रियो 3 जर्म लेयर्स बनाता है, अंदर वाली, बाहर वाली, बीच वाली, एंडो, एक्टो और मीजोडर्म। यही अलग अलग जर्म लेयर अलग अलग सिस्टम बनाएगी, कोई रेस्पिरेटरी, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहा है, कोई हमारा नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, ये कोई स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, ये सारी चीजें, कोई बोन्स, कोई मसल्स बनाता है। सो इसी को हम कहते हैं दीज आर द 3 जर्म लेयर्स। ठीक है, और ये 3 जर्म लेयर्स बेटा आगे जाकर के डिवाइड होती है, ये 3 जर्म लेयर्स वाले को हम ग्रास्ट्यूला कहते हैं, और ये 3 जर्म लेयर्स उसके बाद पूरा प्रॉपर फीटस बनाएगी, पूरा प्रॉपर फीटस में डेवलप होगा। अब यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे बेटा आपका सेल डिवाइड भी होगा, यानी माइटोसिस भी चलेगी, और बच्चे यहाँ पे सेल डिफरेंशिएशन भी होगा, यानी सेल अपना प्रॉपर स्ट्रक्चर लेगा और अपना प्रॉपर फंक्शन भी लेगा। इस प्रोसेस को गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। सारी चीजें हो रही है, ठीक है। चलो अब यहाँ देखिए बेटा, जैसे मीजोडर्म डर्मिस बनाती है मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, गोनाड्स, टेस्टिस, ओवरी। अगर मैं एंडोडर्म की बात करूँ, वो ग्लैंड, टंग, लिवर, पैनक्रियाज ये सब बनाती है। अगर मैं एक्टोडर्म की बात करूँ तो हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा हाइपोथैलेमस, हमारा माउथ, आई सब एक्टोडर्म बनाता है। चलिए बेटा, अब ये कहानी 9 मंथ तक चलती रहेगी। इस 9 मंथ के पीरियड को हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। सो दिस इज द जेस्टेशन पीरियड, ये 9 महीने वाला, जहाँ पे पूरा डेवलप हो रहा है हमारा फीटस। अब यहाँ पे देखिए बेटा, वीक 1 में सबसे पहली क्लीवेज ये सब हो गई, ये हम पढ़ चुके हैं, 7 दिन तक इम्प्लांटेशन हो गई। वीक 2 में ही ग्रास्ट्रुलेशन स्टार्ट हो जाती है। वीक 3 में फिर धीरे धीरे वो सारी लेयर्स, बैकबोन, न्यूरल ट्यूब, ये सब बनाने लगती है। सबसे पहला ऑर्गन आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब बनने लगता है। फिर बेटा हार्ट, ब्लड वेसल्स, वीक 5 में लिम्ब का बड आता है, लिम्स, पैर और हाथ बनने लगते हैं। फिर ईयर्स, आईज, फिर उसके बाद बाकी ऑर्गन्स। वीक 12 तक बेबी फुली अच्छे से डेवलप हो जाता है, और यहां तक अबॉर्शन कराना सेफ है। टिल हियर अबॉर्शन इज सेफ। इसके बाद दिक्कत आ सकती है वीक 24 के बाद, इसके बाद इट इज इलीगल। 24 हफ्ते के बाद अबॉर्शन कराना इलीगल होता है, ठीक है। फाइनली 9 मंथ तक बर्थ हो जाती है। अब जेस्टेशन पीरियड की अगर बात करें, एक चूहे में बेटा 19 से 20 दिन का होता है। अगर मैं एक रैबिट की बात करूं तो 28 से 32 दिन। बिल्ली की बात करें तो 52 to 65 डेज, 1 महीने से ऊपर थोड़ा सा। डॉग में भी उसी हिसाब से 2 महीने, 60 to 65। ह्यूमन के अंदर बेटा 9 महीने का, और सबसे ज्यादा आपका एलिफेंट में होता है अप्रोक्सीमेटली 2 साल के आसपास, ठीक है। चलिए ना, अब यहाँ पे द नेक्स्ट चीज आती है डिलीवरी।
अब डिलीवरी भी करना है, पार्चुरेशन भी करना है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो डिलीवरी में मदद करते हैं. सो देयर आर बेसिकली 2 हार्मोन्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक आपका होता है ऑक्सीटोसिन. ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में से आता है. ये नहीं भूलेंगे, अभी तक हमने जितने हार्मोन किए थे वो बेटा आपके एंटीरियर से आ रहे थे. दिस कम्स फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन. ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है. अभी हम देखेंगे क्या करेगा. दूसरा हार्मोन बेटा यहाँ पे रिलैक्सिन हार्मोन. तो बच्चे को आना भी है. अब इसीलिए फीमेल और मेल का पेल्विस अलग होता है. बच्चा ऐसा यूट्रस से आएगा, यहाँ से आएगा. तो मेल के केस में आप देखिए नैरो है, फीमेल के केस में वाइड है, ताकि बच्चे का सर आसानी से यहाँ से निकल सके. और ये चौड़ा होता है ताकि आराम से उसका सर निकल सके. अब इसको भी खोलना है, वेजाइना को भी खोलना है, सर्विक्स को भी खोलना होगा. तो ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, ये वाइड करता है. वाइडन एंड रिलैक्सेस सर्विक्स, वजाइना, pubic symphysis. Now what is pubic symphysis? ये pelvis का जो ये होता है इसको pubic, ये वाला पार्ट, ये इसको pubic symphysis. ये थोड़ा थोड़ा टूटता है, ब्रेक होता है ताकि बच्चा खुलता है एक्चुअली, फिर दोबारा ज्वाइन हो जाता है, रिकवर होने में टाइम लगता है. अच्छा, एक और हार्मोन होता है विच इज CRH, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. इसका ज्यादा रोल अभी तक नहीं पता. इसका इतना ये चीज समझ में आई है अभी तक कि बेटा अगर ये ज्यादा होगा तो डिलीवरी की जो डेट होती है वो बहुत जल्दी आ जाती है, और अगर ये कम होगा तो डिलीवरी की ड्यू डेट हो जाती है. तो अगर ये कम होगा तो ड्यू डेट हो जाती है, और अगर ये ज्यादा आ रहा है बेटा तो इसमें देखा गया है कि प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है. ठीक है, चलिए ना लेट्स अंडरस्टैंड द वेरियस स्टेजेस ऑफ पार्चुरेशन. तो सबसे पहले बेटा इट इज द स्टेज ऑफ डायलेशन. तो जब फाइनली बच्चा फुली डेवलप होने लगता है, धीरे धीरे बॉडी भी रेडी होने लगती है, धीरे धीरे अपनी जो डायलेशन होने लगता है, चौड़ाई आने लगती है, सर्विक्स डायलेट होने लगता है, रिलैक्स, यूट्रस बेटा ब्रेक हो जाता है. जो बच्चे के आसपास जो फ्लूइड था, इसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, इसी को हम वाटर ब्रेक करते हैं. जो एकदम से फ्लूइड आता है तो वो ब्रेक हो जाता है. फिर बेटा 10 मिनट से उसके बाद एक्सपल्शन. अब ये 10 मिनट भी हो सकता है, कभी कभी बहुत समय भी ले लेता है. इट कैन बी वेरी वेरी पेनफुल ऑल्सो. कोई कॉम्प्लिकेशंस होती है तो फिर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होते, फिर हम उसको सर्जिकल तरीके से करते हैं. सो यहाँ पे 10 महीने से काफ़ी घंटे भी हो सकते हैं, फीटस बाहर आता है. एंड फाइनली उसके बाद प्लासेंटा भी बाहर आता है. उसके बाद 28 से 30 दिन लगते हैं यूट्रस को दोबारा से रिपेयर होने में. बट 4 साल के अंदर अगली प्रेगनेंसी होनी चाहिए, ताकि जो मदर है उसकी बॉडी प्रॉपर तरीके से डेवलप हो जाए, न्यूट्रिशन की जो भी कमी हुई है वो प्रॉपर तरीके से सब कुछ ठीक हो जाए. सो देखिए बेटा, अब ये होता कैसे है, बड़ा सिंपल है. तो ये एक ना न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है. यहाँ पे लिखा है यस, इट इज अ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म. मतलब यहाँ पे अपना नर्वस सिस्टम और यहाँ पे अपना एंडोक्राइन हार्मोन वाला भी खेल है, और अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी खेल रहा है. देखो कैसे, जब बच्चा फुली डेवलप हो जाता है, फीटस और प्लासेंटा भी पूरी तरीके से डेवलप है, अभी और कुछ नहीं होना, तो ये ना एक कॉन्ट्रैक्शंस क्रिएट करने लगते हैं. लेबर जिसको बोलते हैं, पेन होने लगता है, कॉन्ट्रैक्शंस क्रिएट करने लगते हैं. ये कॉन्ट्रैक्शंस बेटा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ता है, तो अपने पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है. वो ऑक्सीटोसिन और कॉन्ट्रैक्शन करता है, उससे फिर बच्चे और कॉन्ट्रैक्शन होगा यूट्रस में, फिर और ऑक्सीटोसिन, और ये कहानी रिपीट होती रहती है. देखिए बेटा, प्रेगनेंसी में विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है. अब ये कैसे, जब फीटस फुली डेवलप हो जाता है, प्लासेंटा भी, तो ये सिग्नल्स क्रिएट करने लगता है यूट्रस में, हल्की हल्की कॉन्ट्रैक्शन होने लगती है. इसको फीटल इजेक्शन कर्व कहते हैं, रिफ्लेक्स. ये सिग्नल क्या करेगा, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन कराएगा फ्रॉम द पिट्यूटरी. अब ऑक्सीटोसिन फर्दर कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा. अब ये क्या करेगा, फिर से कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन, जो बेटा फिर से फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, और इस तरीके से स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होती रहती है. लेबर पेन जिसको कहते हैं, फाइनली
बेबी इज पुशेस आउट और इन्फेंट डिलीवर हो जाता है फाइनली, प्लासेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट, फिर कट कर दिया जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड से और बच्चे को माँ की गोद में दे दिया जाता है। ठीक है, उसको वॉश करके। चलिए बेटा, नाउ द लास्ट पार्ट इज लैक्टेशन। अब करीब प्रेगनेंसी के मतलब डिलीवरी होने के बाद करीब 6 महीने तक मदर की बॉडी मिल्क प्रोड्यूस करती है। तो हमने मेमरी ग्लैंड्स पढ़ लिया, यहाँ पे प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है यूज बेटा। सो मेमरी ग्लैंड्स क्या करती है, ये डिफ्रेंशिएट करेगी, प्रोलैक्टिन होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से मिल्क प्रोड्यूस होगा। इस समय को हम लैक्टेशन कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इनिशियल मिल्क होता है ना, स्टार्टिंग वाला, शुरुआत का, वो गाढ़ा होता है, येलोविश होता है, थिक होता है, इट इज़ वेरी 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 न्यूट्रिटिव। इसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज, बहुत कुछ होता है, बहुत सारे इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेटा, एंड इसके अंदर होता है IgA एंटीबॉडीज। सो ये बहुत हेल्दी होता है बच्चे के लिए, इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं और ये बच्चों को डेफिनेटली देना चाहिए। एंड विद दिस थिंग और दिस चैप्टर इज ऑल्सो कंप्लीटेड नाउ। अब हम यहाँ पे मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो। जुड़े रहिएगा बेटा पूरे साथ, कोई भी क्लास को मिस मत कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, आज के लिए इतना ही। सो बाय बाय एंड थैंक यू।